Hello dear students, in this video we are going to discuss about protection and authorization. So we will start with the term database administration. So what is database administration? It typically refers to a variety of activities for the development, control, maintenance and testing of the software of the database application. तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर सारे ही काम आ जाते हैं कि हम डेटाबेस को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, बाद में मेंटेनेंस उसकी कैसे होगी, तो जो भी सॉफ्टवेयर बने हैं उनकी टेस्टिंग कैसे होगी किसी भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ एक टेक्निकल पार्ट इसमें नहीं है, बट इसमें ये भी आता है कि किन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली यूजर जो है वो डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये कंपनी डिसाइड करेगी कि उनका जो डेटाबेस एक बार बन गया है उनको कौन कौन से यूजर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और उनके पास क्या क्या प्रिविलेजेस होंगे, कौन से यूजर्स होंगे जो डेटाबेस के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनमें कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो इन सबको हम कहते हैं प्रिविलेजेस। तो ये डाटाबेस का जो एक्सेस है वो किस यूजर को किस तरीके का मिलेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द access rules of the organization. So that's why it is also termed as organization problem. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज कैटलॉग एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्शन एंड ऑथराइजेशन। तो सबसे पहले एक टर्म आ रही है हमारे पास कैटलॉग। तो व्हाट इज कैटलॉग? Catalog is a document which includes the description of fragmentation and allocation of data and the mapping to local names. तो it is just like data dictionary और इसके अंदर हम सारी डिटेल्स रखेंगे कि ग्लोबल रिलेशंस को किस तरह से डेटाबेस में फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी फ्रेगमेंट्स कौन कौन सी साइट्स को एलोकेट की गई हैं और पर्टिकुलर साइट्स पे अगर कोई अलाइज नेम रेफर किए गए हैं तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर और फ्रेगमेंट्स के अंदर और हमारे ग्लोबल रिलेशंस के अंदर उन नाम्स को कैसे रेफर किया, उनके बीच की मैपिंग भी कैटलॉग्स के अंदर स्टोर की जाएगी। तो हमारे टॉपिक के अंदर कैटलॉग्स को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में। हम सिर्फ मेंशन करेंगे प्रोटेक्शन एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म को। तो नीचे दिया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिग्री ऑफ साइट ऑटोनॉमी गिवन टू ईच साइट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में हमने देखा है कि सिस्टम इस तरीके से होता है कि साइट्स जो हैं वो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर डिस्पर्स्ड होती हैं और सबके पास अपने अपने हिस्से का कुछ ना कुछ डेटाबेस स्टोर्ड होता है। तो कितनी उनको लोकल ऑटोनॉमी दी जाए? लोकल ऑटोनॉमी मीन्स कि कौन कौन से काम हैं जो वो बिना किसी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के वो अपने आप साइट के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से काम हैं जिनके लिए उनको ओवरऑल परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो देयर आर टू एक्सट्रीम सॉल्यूशंस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर दो एक्सट्रीम सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है द एब्सेंस ऑफ एनी लोकल ऑटोनॉमी, कि किसी एक साइट के पास कुछ भी इंडिपेंडेंटली करने की परमिशन नहीं है। और दूसरी एक्सट्रीम क्या हो सकती है? एंड कंप्लीट लोकल ऑटोनॉमी, मतलब कि साइट सब कुछ खुद डिसाइड कर सकती है और अपने सारे एक्शंस विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द सेंटर वो परफॉर्म कर सकती है। तो इन दोनों से क्या फर्क पड़ता है? इन द फर्स्ट केस कौन सा है? जिसमें कोई भी लोकल ऑटोनॉमी नहीं है, मतलब सारा कंट्रोल जो है वो centralized है। The functions of a global database administrator are not different from those of the administrator of a centralized database. तो उस केस में जब कोई भी लोकल ऑटोनॉमी नहीं है साइट के पास, तो सारा कंट्रोल एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के पास है।
उसके लिए ये उसी तरीके का है जैसे कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को मैनेज करना हो, क्योंकि सारी पावर उसी के पास है, सारे डिसीजंस उसी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ने लेने हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, हार्डर है, ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जो डेटाबेस है वो एक जगह पे है नहीं है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो तो अलग अलग साइट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और दूसरा, ए सिस्टम विद नो लोकल ऑटोनॉमी कैन डिफर वेरी मच इन द डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देख लेते हैं। इन द सेकेंड केस, द फंक्शन ऑफ ए ग्लोबल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर very limited since every site is independently administered. अब सेकेंड केस क्या है, जब एक साइट के पास 100% लोकल ऑटोनॉमी है, मींस कि सारे डिसीजंस वो खुद ले सकती है साइट, कि क्या क्रिएट करना है, क्या नाम रखना है। ठीक है, तो उस केस में शेयरिंग ऑफ डाटा बिटवीन टू साइट्स इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। तो अब एक साइट ने किस दूसरी साइट के साथ कम्युनिकेट करना है, डाटा शेयर करना है या नहीं करना है, ये दोनों साइट्स ही आपस में एग्रीमेंट के साथ डिसाइड करेंगी। टू साइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू ईच अदर एंड देन डिसाइड on an autonomous basis which portion of data of one site will be available to the other site and which rules will be followed by remote users. ठीक है, तो इस केस में दो साइट्स आपस में इंट्रोड्यूस होती हैं और वो अपने आप ही डिसाइड करती हैं, किसी तीसरे की सुपरविजन नहीं होती है। दो साइट्स आपस में डिसाइड करती हैं कि वो क्या डाटा शेयर करना चाहती हैं और वो कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगी, और एक साइट के डाटा को दूसरे साइट के यूजर किन रूल्स के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स authorization and protection. In this, first we will see what is site-to-site protection. The first security problem which arises in a distributed database is initiating and protecting inter-site communication. When two database sites communicate, it is important to make sure that, तो जब भी दो साइट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी, उनको दो मेन चीजों का ध्यान रखना है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एट द अदर साइड ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन इज द इंटेंडेड साइट एंड नॉट एन इंट्रूडर। मतलब एक साइट अगर साइट 2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, तो जब वो कम्युनिकेट कर रही है तो पहली साइट को ये श्योर होना चाहिए कि जो वो डाटा भेज रही है दूसरी साइट वही साइट है जिसको वो भेजना चाहती है। नो इंट्रूडर कैन आइदर रीड और मैनिपुलेट द मैसेज विच आर एक्सचेंज बिटवीन द साइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मैसेज सेंड किया जा रहा है वो रास्ते में कोई और इंटरसेप्ट नहीं कर रहा और उसको कोई रास्ते में मैनिपुलेट नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय एस्टैब्लिशिंग एन आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन रिमोट साइट्स। तो पहली प्रॉब्लम कि हमारा डाटा जो है वो इंटेंडेड साइट को ही मिले, किसी और को ना जा रहा हो, कि मैंने जिस अपनी फ्रेंड के लिए मैसेज भेजा है मेरा मैसेज उसी फ्रेंड को ही मिले। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, एक आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल दो साइट्स के बीच में डेवलप किया जा सकता है। तो जब भी दो साइट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो फर्स्ट रिक्वेस्ट में वो क्या करेंगे, दे ऑल्सो सेंड ईच अदर ए पासवर्ड। तो वो एक दूसरे को एक पासवर्ड भी साथ में भेजेंगे। ठीक है, जो कि रिस्पेक्टिव साइट्स के ऊपर ऑलरेडी स्टोर्ड होगा और वो मैच होगा। तो जब स्टोर्ड पासवर्ड के साथ भेजा हुआ पासवर्ड मैच हो जाएगा, जैसे हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो हमारा पासवर्ड ऑलरेडी सिस्टम में स्टोर्ड होता है। तो जब हम सेम पासवर्ड लॉगिन के टाइम पे एंटर करते हैं और वो डेटाबेस के साथ मैच होता है तो सिस्टम को पता चल जाता है कि सही यूजर ने लॉगिन किया है। तो सिमिलरली साइट्स भी एक दूसरे के साथ पासवर्ड्स एक्सचेंज कर सकती हैं टू मार्क देयर आइडेंटिफिकेशन। When two sites decide to share some data, then the two sites are introduced by exchanging passwords.
तो वो एक दूसरे के साथ पासवर्ड्स एक्सचेंज करते हैं। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि रास्ते में कोई भी डाटा को इंटरसेप्ट ना करे, रीड ना करे और मैनिपुलेट ना करे, चेंज ना करे। ठीक है, जब ये एक बार पता चल गया कि साइट हमारी सही है, जिसको हम डाटा भेज रहे हैं वो सही साइट है, अब सेकेंड प्रॉब्लम है डाटा ठीक ठाक पहुंचना चाहिए। तो मैसेज क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? तो जो भी कंप्यूटर का मैसेज होता है, जो भी डाटा हमने कम्युनिकेट करना है एक साइट से दूसरी साइट के बीच में, वो इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस होते हैं। और मैसेजेस किस तरह से ट्रेवल करते हैं? वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट रूट क्या है, एक पाथ है को फॉलो करके इंटेंडेड साइट तक पहुंचते हैं। जैसे हमने साइट 1 से साइट 3 को डाटा सेंड करना है, तो जरूरी नहीं है कि साइट 1 और साइट 3 का डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक होगा। तो साइट 1 से जो डाटा जाएगा वो इन बिटवीन और कई नोड्स के थ्रू होके साइट 3 तक पहुंच सकता है। और ये जो रूट है वो डायनेमिकली डिसाइड होता है और मे बी हर बार वो डिफरेंट रूट फॉलो कर सकता है मैसेजेस। ठीक है, तो जो सिक्योर मैसेज सेंड करने की प्रॉब्लम है उसको सिंपली सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? स्टैंडर्ड टेक्निक commonly used in distributed information system, for instance for protecting communication between terminals and processing units. तो मैसेजेस जो कि प्लेन टेक्स्ट में होते हैं आर इनिशियली एनकोडेड इनटू साइफर मैसेजेस। तो जो हमने मैसेज एक साइड से दूसरी साइड को सेंड करना है, तो जो ओरिजिनल मैसेज होगा वो तो एक प्लेन टेक्स्ट होगा, लेकिन उसको सेंड करने से पहले एनकोड कर देते हैं और एनकोडेड मैसेज को हम टेक्निकल टर्म्स में साइफर टेक्स्ट कह देते हैं। एट द सेंडर साइड, then transmitted in the network and finally decoded at the receiver side. तो जो सेंडर साइट है वो उसको एनकोड करती है साइफर टेक्स्ट बना के, फिर उसको नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करती है और रिसीविंग साइट के ऊपर उस मैसेज को डिकोड कर दिया जाता है। ठीक है, और तो कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशंस को यूज करके ये सारी एनकोडिंग डिकोडिंग जो है वो कर ली जाती है। तो जो भी ऑपरेशंस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर लगाए जाते हैं वो नॉर्मली रिवर्सिबल होते हैं, ताकि जो रिसीविंग साइट है वहां पे जाके उनको लगा के ओरिजिनल टेक्स्ट को जनरेट किया जा सके। द रूल्स यूज्ड फॉर encoding and decoding are called the key of the cryptographic system. Side-to-side cryptography requires the sender and the receiver of the transmission to agree on the key. तो प्लेन टेक्स्ट को कोड करने के लिए जो स्पेसिफिक टेक्निक यूज होगी, ठीक है, जो सेंडर यूज करेगा, रिसीवर साइड भी को भी उस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो साइफर टेक्स्ट से वापस ओरिजिनल टेक्स्ट को जनरेट कर सके। तो इसको नॉर्मली कह देते हैं कि एक की यूज हो रही है, दैट फंक्शन जो एनकोडिंग करने के लिए यूज हो रहा है उसको हम की कह देते हैं, और वो दोनों साइड्स के बीच में शेयर होनी चाहिए ताकि रिसीविंग साइड उसको उस की को यूज करके वापस टेक्स्ट को डीकोड कर सके, ओरिजिनल टेक्स्ट को रीजनरेट कर सके। So next comes user identification. तो जब भी एक यूजर डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है? आप ओरेकल में कैसे एंटर करते हैं? बाय एंटरिंग योर लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। जैसे हम स्कॉट टाइगर लिख के एसक्यूएल के अंदर एंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं। सिमिलर वे किसी भी डेटाबेस में को यूज करने के लिए यूजर सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन देता है बाय मीन्स ऑफ his or her password. Assuming a password mechanism, identification requires the password provided by the user to match with the password available to the system. तो हम वही पासवर्ड एंटर करते हैं जो सिस्टम में स्टोर्ड होता है, वो मैच होता है, तभी हम लॉग इन कर पाते हैं। In a distributed database, users could in principle identify themselves at any site of the distributed database.
लेकिन अब जब डाटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूजर कहीं पे भी हो सकता है, तो लॉजिकली तो क्या होना चाहिए कि एक जो यूजर बन गया उस डेटाबेस का, he or she can log in from anywhere, from any site. However, this feature can be implemented in two ways. तो दो तरीकों से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट है, पासवर्ड्स कुड बी रेप्लिकेटेड एट ऑल द साइट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. अब क्योंकि यूजर जो पासवर्ड एंटर कर रहा है वो सिस्टम में कहीं ना कहीं पे स्टोर्ड होना चाहिए, तभी सिस्टम उसको एंट्री के टाइम पे मैच करेगा कि ये वैलिड यूजर है या नहीं है. एक तो तरीका है कि जो भी पासवर्ड्स हैं उसके जितने भी यूजर हैं डेटाबेस के, वो सारे के सारे पासवर्ड हर एक साइट के ऊपर स्टोर करके रखे जाएं, ताकि यूजर जिस मर्जी साइट के ऊपर लॉगिन करे तो उसका पासवर्ड उसी के लोकल डेटाबेस में स्टोर हो और वहीं से मैच होके वो यूजर वैलिडेट हो जाए. This would allow user identification to be performed locally at each site, but would also compromise the security of password. लेकिन होगा क्या कि पासवर्ड अगर 10 साइट्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो 10 जगह पे वो पासवर्ड जो है वो कॉपी होके पड़ा है. उसके साथ हमारी सिक्योरिटी जो है वो लूज होती है कि अगर किसी साइट पे भी कुछ अटैक होता है तो पासवर्ड जो है कोई भी ले सकता है, यूज कर सकता है. Since it would be easier for an intruder to access them. ठीक है. सेकेंड, अब क्या मेथड हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन का? यूजर could each have a home site where their identification is performed. तो हर एक यूजर की एक होम साइट मीन्स साइट 1 के जो यूजर्स हैं वो साइट 1 के यूजर, वो उसकी होम साइट है. साइट 2 के जो यूजर होंगे उनकी होम साइट साइट 2 है, तो उनके पासवर्ड्स उनके रिस्पेक्टिव साइट के ऊपर ही स्टोर्ड हों. तो जब भी वो लॉग इन करेंगे, अब अगर साइट 1 का यूजर साइट 3 के थ्रू लॉग इन करता है, तो साइट 3 पे तो उसका पासवर्ड स्टोर्ड नहीं है, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो साइट 1 को रूट हो जाएगी, वहां से उसका पासवर्ड मैच होगा, चेक होगा और उसका जो रिस्पॉन्स है वो साइट 3 को चला जाएगा कि ये वैलिड यूजर है या नहीं है. ठीक है. इस केस में प्रॉब्लम यही है कि एक पर्टिकुलर साइट हर एक यूजर को अकोमोडेट नहीं कर सकती डायरेक्टली. इनडायरेक्टली तो वो मैसेजेस भेज के कर रही है, तो इट विल टेक सम एक्स्ट्रा टाइम टू वैलिडेट द यूजर. लेकिन ये एक रीजनेबल सोल्यूशन है, क्योंकि हम ये मान के चल सकते हैं कि यूजर्स जो हैं वो नॉर्मली स्टैटिक होते हैं, कि जो साइट 1 के यूजर्स हैं वो ज्यादातर टाइम्स, मतलब 80% टाइम्स या 90% टाइम्स अपनी होम साइट के थ्रू ही डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, और बहुत लेस नंबर ऑफ टाइम्स वो दूसरी साइट्स के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं. देन कम्स एनफोर्सिंग ऑथराइजेशन रूल्स. अब ऑथराइजेशन रूल्स तो बन गए, लेकिन उनकी जो एनफोर्समेंट है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, उसको हम देख लेते हैं. डेटाबेस सिस्टम्स कैन यूज ऑथराइजेशन रूल्स टू रेगुलेट द एक्शंस परफॉर्म्ड अपॉन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बाय द आइडेंटिफाइड यूजर्स. अब यूजर आइडेंटिफाई हो गए बाय देयर पासवर्ड्स. ठीक है. अब वो यूजर किस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो कैसे पता चले? वो रूल्स तो अगर हमने बना लिए हैं तो उनको भी डेटाबेस में कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जैसे कि पासवर्ड्स को स्टोर किया था. तो अब इन रूल्स को भी स्टोर करने के वही दो मेथड हैं कि कहाँ कहाँ पे हम उनको स्टोर कर सकते हैं. In a distributed environment, additional problems include the allocation of these rules, which are part of the catalog, and the distribution of the mechanisms used for enforcing them. तो ये जो भी ऑथराइजेशन रूल्स होंगे वो कैटलॉग का एक पार्ट है. मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ ही हम, डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन के साथ ही हम ये भी रूल्स भी साथ में स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है,
कौन इंसर्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सारे रूल्स हम कैटलॉग के साथ ही मेंशन कर देते हैं। लेकिन इस कैटलॉग को कहाँ रखना है, उसके भी दो मेथड हैं। एक तो हो सकता है फुल रेप्लिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन रूल्स। तो दिस solution is consistent with having fully replicated catalogs and requires mechanism for distributing online updates to them, कि हर एक साइट के पास सारे के सारे ऑथराइजेशन रूल्स पड़े हों, मतलब जितनी साइट्स है उतनी कॉपीज इस कैटलॉग की हों कि कौन सी साइट पे रूल्स क्या है। ठीक है, पर इसमें वही प्रॉब्लम है कि सब जगह पे हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, और कुछ भी नया रूल आता है, कुछ भी चेंज होता है, तो हम उसको ऑनलाइन अपडेट्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं सारी साइट्स को। दूसरा मेथड है एलोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन रूल एट द सेम साइट एज द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट के ऑथराइजेशन रूल की बात कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जिस साइट को बिलोंग करता है उसके रिलेटेड जो भी ऑथराइज्ड यूजर हैं और जो भी ऑथराइजेशन रूल्स हैं वो उसी साइट के ऊपर स्टोर किए जाएं, ना कि हर एक साइट के ऊपर उन रूल्स को कॉपी किया जाए। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि यूजर वैलिडेट होके आ गया, ठीक है, उसने जो क्वेरी की है, अब अगर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने एक्सेस मांगा है, ठीक है, यूजर की रिक्वेस्ट उस साइट तक जाएगी जहां पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, और उस साइट पे वो ऑथराइजेशन रूल पड़े होंगे कि ये पर्टिकुलर यूजर उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये यूजर वैलिड है या नहीं है, वो एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, बिल्कुल उस साइट पे जाके लेटर स्टेजेस के ऊपर ये वैलिडेट होगा यूजर के लिए कि ये एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। जबकि अगर हम ऊपर वाली स्कीम यूज करेंगे तो क्योंकि रूल्स सब जगह पे कॉपीड होंगे, तो जैसे ही यूजर ने लॉगिन किया और रिक्वेस्ट की, ठीक है, सपोज एक यूजर जो है वो साइट 1 उसकी होम साइट है और वहीं से वो अपने डेटाबेस को एक्सेस करता है, लेकिन उस यूजर को साइट 3 के एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट 3 के एक्सेस रूल्स अगर साइट 1 के ऊपर ही पड़े होंगे और जब वो यूजर क्वेरी करेगा तो फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर ही ये क्लियर हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर यूजर उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। जबकि सेकंड स्कीम में क्या होगा कि साइट 1 का जो यूजर है वो अपना लॉगिन करेगा और क्वेरी भी डाल देगा कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, और उसकी जो रिक्वेस्ट है वो साइट 3 को फॉरवर्ड हो जाएगी। तो साइट 3 अब उस ऑब्जेक्ट के ऑथराइजेशन रूल्स को चेक करेगी और मैच करेगी कि ये पर्टिकुलर यूजर अब इसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उस स्टेज पे जाके यूजर को अलाउ होगा या डिनाई होगा उस डेटाबेस को या उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना। ठीक है, द सेकंड सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट विद site autonomy, while the first is consistent with considering a distributed database as a single system. तो दोनों सिस्टम, दोनों पॉलिसीज के अपने कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, अब ऑथराइजेशन रूल्स में आता क्या है कि रीड कर सकता है, कौन व्यू कर सकता है डेटाबेस के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर सकता है, कौन डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, न्यू ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो ये तो हमारे जो प्रिविलेजेस हैं या ऑथराइजेशंस हैं, ये हमारी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वाली ही है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर एक एडिशनल प्रिविलेज जो है वो यूजर्स को मिल सकता है, दैट इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए साइट टू अनदर साइट। तो एक पर्टिकुलर यूजर को ये प्रिविलेज भी दिया जा सकता है कि वो एक ऑब्जेक्ट कैन बी ए टेबल, अ व्यू, एटसेट्रा। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूजर एक साइट से दूसरी साइट पे मूव कर सकता है। तो ये भी एक प्रिविलेज है जो कि स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के केसेस में ही पिक्चर में आता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, having the privilege of moving an object is less than having both insertion and deletion privileges. Though moving an object involves the deletion of the object at one site and the creation of the same object at the different site.
तो मूव करने से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर साइट से वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा और दूसरी साइट पे जाके वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो नो इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज लॉस्ट एंड नो न्यू इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड। ठीक है, तो मूव करने के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस्ट नहीं हुई है और ना ही कोई नई क्रिएट हुई है, जस्ट एक साइड से दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट को मूव किया गया है। तो ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिविलेज है जो यूजर को ग्रांट किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है। तो नेक्स्ट कम्स क्लासेस ऑफ यूजर्स। इट इज जस्ट लाइक रोल्स कि जो सिमिलर टाइप ऑफ यूजर्स हैं उनको इंडिविजुअली हम प्रिविलेजेस ग्रांट करने की बजाय पूरी एक क्लास क्रिएट करके उस क्लास को प्रिविलेज जो है वो ग्रांट किए जा सकते हैं, असाइन किए जा सकते हैं। तो जैसे और एक क्लास को जो प्रिविलेज मिलेंगे वो उस क्लास के सारे यूजर्स को ग्रांट हो जाएंगे। तो एक नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ यूजर्स इज द वन विच इज इंक्लूडेड बाय the distribution of the database to different sites. It is likely that all users at site X have some common properties from the viewpoint of authorization. तो जैसे किसी एक X साइट के सारे जो यूजर्स हैं वो कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। An explicit naming mechanism for this class should be provided. ठीक है, उसको एक क्लास माना जा सकता है और उस साइट के सारे यूजर को सेम प्रिविलेजेस जो है वो ग्रांट किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो दैट इज सेवरल इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स अराइजेस व्हेन ग्रुप्स ऑफ यूजर्स इंक्लूड यूजर्स फ्रॉम मल्टीपल साइट्स। तो जब तो हम यूजर की जो ग्रुप बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, वो एक ही साइट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तब तो उनके ज्यादातर प्रॉपर्टीज, ज्यादातर जो कंसर्न्स हैं वो कॉमन होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी क्लासेस बनाएं जिसमें मल्टीपल साइट्स के यूजर्स को लेके हम एक क्लास बना रहे हैं या ग्रुप बना रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। वे उस केस में ये देखना पड़ेगा वेयर शुड द इंफॉर्मेशन अबाउट अ ग्रुप्स असेस राइट टू बी स्टोर्ड। अब क्योंकि जो ग्रुप है वो मल्टी साइट ग्रुप है, उसके जो यूजर्स हैं वो मल्टी साइट के हैं, कुछ यूजर साइट 1 के हैं, कुछ 2 के हैं, कुछ 3 के हैं। तो उनकी इंफॉर्मेशन, अब उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर की जाए एंड विच रूल शुड बी यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग देम। ठीक है, प्रॉब्लम्स आर पर्टिकुलरली complex when multiple site users groups are considered. ठीक है, तो एक तो यही था कि हम क्लासेस मतलब रोल्स, जो आपने ओरेकल के अंदर रोल्स पढ़े थे, और उस केस में क्या होता है कि उस रोल को हम प्रिविलेजेस ग्रांट कर देते हैं और बाद में यूजर को वो रोल ग्रांट कर देते हैं। इन द सिमिलर वे यहाँ पे हम सेट ऑफ यूजर्स की एक क्लास क्रिएट कर देते हैं और उस क्लास को प्रिविलेजेस ग्रांट कर सकते हैं। तो फिर जो भी यूजर उस क्लास को बिलोंग करता है उसको ऑटोमेटिकली वो प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, असाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तो सिंगल साइट वाली एक क्लास बनती है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर ग्रुप मल्टी साइट यूजर्स का बनता है तो देयर कैन बी सम प्रॉब्लम। तो दैट्स ऑल फॉर ऑथराइजेशन एंड प्रोटेक्शन। ओके, बाय बाय।